तुमने लिखा है फ्रिक्शन, ठीक है, उसमें तुम्हें थोड़ी सी डिटेल लिखनी है और शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करना है। तो तुम लिख सकते हो whenever two objects are rubbed, then taking the heat generated due to friction loosely bound electrons from one object get transferred to the other. Loosely bound electrons from one object get transferred to the other. First term. The object which becomes electron rich is called negatively charged, while the other which become electron deficient इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल क्या है? हाँ, एक तो ये है और एक ये है, दोनों यूज कर सकते। While the other which become electron deficient is called positively charged. और इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई इसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तुम्हें 3 एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जांपल, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करोगे, 2 कॉलम वाली एक टेबल बनाओ, 4 लाइन काफी। 3 एग्जांपल के लिए एक हेडिंग, पॉजिटिव नेगेटिव। हमें बताना है किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा। तो एक एग्जांपल तो तुमको पता है, ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से जब रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर देती, तो ग्लास रॉड पर आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड में लिखोगे ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव। जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेफरेंस की तरह यूज किया। दूसरा एग्जांपल तुम्हें तैयार करना है, एबोनाइट रॉड एंड कैट्स फर, बिल्ली की खाल और एबोनाइट रॉड। अगर एबोनाइट रॉड को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो कौन बताएगा किस पर क्या आता है? एबोनाइट पर नेगेटिव। एबोनाइट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होगी। एबोनाइट जैसे एक और मटेरियल होता है अंबर। अब ये क्या होता है, इसकी एक इमेज दे रहा हूं जिससे एसोसिएट होकर ये याद रह जाएगा तुमको। बिल्ली की खाल, तो उसकी इमेज तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, सभी जानते हैं। व्हाट इज कैट्स फर? बिल्ली के साथ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जुड़े हैं। आने वाले तूफान का उसको पता चल जाता है, अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर होता है। एबोनाइट और अंबर ये ट्री एक्सट्रैक्ट है, पेड़ों से प्राप्त पदार्थ। जैसे हमें पेड़ों से गोंद मिलती है, वैसे पेड़ों से हमें एबोनाइट और अंबर मिलता है। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में इनके वॉशर बनाए जाते हैं। कभी किसी की गाड़ी का इंजन अगर खुला है तो उस इंजन को खोल के वापस जब पैक किया जाता है तो सारी सील पैकिंग नहीं लगाई जाती। इंजन ऐसा होता है 2 पार्ट में, स्क्रू से कसा हुआ होता है, उसका जो जहाँ पे फंक्शन चलना है, पूरे गियर्स घूमने, वो सब गियर बॉक्स अगर खुलता है और इंजन खुलता है तो उसमें
सील पैकिंग लगाई जाती है जिससे अंदर का ऑयल बाहर लीक ना करे। तो वो सील पैकिंग अगर रबर की बनाएंगे, इंजन में टेम्परेचर जाना है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड जब कंबशन होगा, तो रबर तो खत्म हो जाएगा जल्दी। तो सील पैकिंग किसकी बनाते हैं? एमोनाइट ऑफ ट्री एक्सट्रैक्ट। सिमिलर एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें करना है तो तुम वुड के साथ कर सकते हो। तुम्हारे पास जो पेंसिल है जिसमें वुडन कवर है, लकड़ी के अंदर लीड है या लैड है, तो वो पेंसिल भी वैसे बिहेव करेगी, वो भी चार्ज हो जाएगी, उस पर भी कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। अगला एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, वूल, ऊन को अगर तुमने रगड़ा प्लास्टिक या पॉलीथीन से, तो प्लास्टिक या पॉलीथीन उस पर नेगेटिव आएगा, ऊन पर पॉजिटिव आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर इनका नेचर है, साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को लिया, उनको आपस में रगड़ा और उसके बाद उनको अरेंज कर दिया एक सीरीज की फॉर्म में। उस सीरीज को कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, रेफरेंस साइड में तुम मेंशन कर सकते हो, TRIBO, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इस सीरीज में पहले आने वाले सब्सटेंस को जब बाद में आने वाले सब्सटेंस से रब किया जाता है, तो पहले आने वाला सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है और बाद में आने वाला नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी इस सीरीज में ग्लास रॉड पहले आएगा, सिल्क क्लॉथ बाद में आएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं इधर वाले किसी सब्सटेंस को, यानी प्लास्टिक या पॉलीथीन सपोज, उसको किसी ऐसे सब्सटेंस से रगड़ूं कि इस पर प्लास्टिक पर तो पॉजिटिव आ जाएगा और उस पर नेगेटिव, ये भी पॉसिबल है। पर जनरली हम इन तीन एग्जांपल को यूज करते हैं, इससे सारा काम हो जाता है। जैसे मान लो तुमसे पूछा, बताओ एक चार्ज ग्लास रॉड है, दूसरी चार्ज प्लास्टिक रॉड है, दोनों को हम पास ला रहे हैं, तो उनके बीच फोर्स का नेचर क्या होगा? तो तुम बोलोगे अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव, दोनों वर्ड यूज करो, अट्रैक्शन होगा क्योंकि आप बोल सकते हैं चार्ज। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ एग्जांपल्स तुम्हें तैयार करने डायरेक्टली, एक बार में सुनना है, हमेशा के लिए याद होना है, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं। उनका वीडियो स्टोर कर लो माइंड में। एरोप्लेन के रबर टायर बनाते वक्त उसमें थोड़ा कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि ग्रेफाइट मिक्स कर देते हैं। तो ये रबर तो है पर परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है। ऐसा हम जानबूझ के करते हैं जिससे कि ड्यूरिंग मोशन एयर फ्रिक्शन की वजह से जो भी चार्ज एरोप्लेन की बॉडी पर डेवलप हुआ है, वो सारा का सारा चार्ज रनवे पर उतरते वक्त अगर एरोप्लेन की बॉडी से कूद कर जाएगा अर्थ में, चार्ज कब कूदता है? जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंटरवेनिंग एयर का आयनाइजेशन हो जाता है, जैसे बिजली गिरती, तो क्या हो रहा है? चार्ज कूद रहा है जब तक। तो एरोप्लेन से वो चार्ज अगर कूद कर जाएगा एरोप्लेन की बॉडी से, तो आग लगने का खतरा है। तो हमने टायर्स को स्लाइटली कंडक्टिंग बना दिया, उससे क्या होता है? सारा का सारा चार्ज टायर्स के थ्रू कंडक्ट हो जाता है टू रनवे। तो अगर कभी तुम्हें मौका मिले लाइव देखने का या पिक्चर में देखने का, एरोप्लेन जब लैंड कर रहा है, तो तुम देखोगे टायर्स और रनवे के बीच जबरदस्त स्पार्किंग होती है। और ये वही चार्ज है, स्टैटिक चार्ज उसकी बॉडी पर है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या एग्जांपल है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब सोच के देखो, क्या इसको रिवाइज करना पड़ेगा? एरोप्लेन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये तो हमेशा के लिए, बस एक बार सुना है तुमने, अब तुम्हें हमेशा के लिए पता है। और जिसको नहीं पता है उसको मैंने हिप्नोटाइज कर दिया, तो वो याद रहेगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मिलता जुलता, जो इनफ्लेमेबल मटेरियल कैरी करने वाले टैंकर होते हैं, गैसोलीन, पेट्रोलियम, केरोसिन, ये ले जाते हैं, इनके पीछे लोहे की चेन लटका दी जाती है। ऐसे एग्जांपल दिए, पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में।
हालांकि एट प्रेजेंट अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कोई भी टैंकर ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें चेन लटकी हुई, और जब मैं तुम्हारे बराबर था तब ऐसा था, चेन लटकी होती थी। उसका कारण क्या है? इसको मिसकंसेप्ट माना गया है। तुम्हें तो आंसर ये लिखना है कि चेन क्यों लटकाई है? ड्यूरिंग मोशन, जैसे एरोप्लेन में चार्ज डेवलप हो गया था, इस टैंकर पर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो वो चार्ज स्मूथली रोड को ट्रांसफर हो जाए थ्रू दोस चेन्स, इसलिए हमने वो चेन्स लटका दी। नहीं तो स्पार्किंग होगी तो क्या होगा? इनफ्लेमेबल मटेरियल है, आग पकड़ लेगा, स्वाहा हो जाए। तो अब क्यों नहीं लगाते चेन? एक्चुअल में हमने कैलकुलेशन नहीं की, ऐसे ही मिसकंसेप्ट बन गया। कैलकुलेशन करने पे पता चलता है कि इनकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एट द मोस्ट, और इतनी स्पीड पर इतना चार्ज डेवलप, इतना फ्रिक्शन और इतना चार्ज डेवलप नहीं हो पाता। और हम क्या करते हैं, उस पर जो पेंट किया जाता है, उस पेंट में कुछ स्पेशल सब्सटेंस ऐसे मिला देते कि चार्ज डेवलप ना हो, फ्रिक्शन। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी में, तो तुम्हें जवाब क्या लिखना है? टू ट्रांसफर द चार्ज डेवलप ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर फ्रिक्शन। हमने वो चेन लगाई है जिससे चार्ज स्मूथली ट्रांसफर हो, स्पार्क प्लग ना। क्लियर? तो ये हमने पढ़ लिया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को, फ्रिक्शन के एग्जांपल्स को। अभी स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिखो, कुछ चीजें मैं तुम्हें स्टार मार्क करके लिखूंगा। तो जब भी तुम रिवाइज करते हो, ये कंसेप्ट है, जो भी स्टार मार्क किया वो एक कंसेप्ट है, तो तुम्हें पक्के से तैयार, उसका मतलब क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। Repulsion is the sure test for electrification. Repulsion is the sure, S-U-R-E, sure test for electrification.